हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज के एक इम्पॉर्टेंट सेशन में मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं आपके सबके हीरो से। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी के हीरो से, जिन्होंने अनअकैडमी ऑनलाइन से ही स्टडी करी और अनअकैडमी ऑनलाइन से स्टडी करके अनअकैडमी की हाईएस्ट रैंक लेकर आए, जिनका नाम है हर्षवर्धन डागा। जी हाँ दोस्तों, AIR 160 रैंक जिन्होंने प्राप्त की इस साल। तो आइए हम जानते हैं उनसे उनके स्ट्रेटजीज, उनकी टेक्निक्स, उनकी पढ़ाई, उनका टाइम टेबल, उनका डेडिकेशन, वो सब चीज़ें आज हम उनसे खुद जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा उन स्ट्रेटजीज के लिए, ठीक है। और मैं बुलाने जा रहा हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। हर्षवर्धन डागा प्लीज। ये देखिए, हाय हर्षवर्धन, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। देखिए, आज आप देख सकते हैं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ हर्षवर्धन को, ठीक है, लाइव में। कैसा फील आता है देखिए आप, जो कि पहले क्लास के अंदर सिर्फ ये हमें देख पाते थे, हम इन्हें नहीं देख पाते थे, लेकिन आज हम इन्हें देख पा रहे हैं और देखने के बाद हमें पता लग रहा है कि कैसे दिखते हैं, कितने स्मार्ट लगते हैं बच्चे, है ना। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम डिसाइड करेंगे कि भाई किस तरह से हमें अच्छी रैंक लानी है, वो आपको हर्षवर्धन बताएंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें पता है क्या है, हर्षवर्धन खुद आए हैं आपके लिए, और ये 160 रैंक लाने के बाद मिलने आए हैं कोटा के। भाई सर, आप लोगों से मिलना है, आपका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि अब इन्होंने IIT चेन्नई को, यानी कि मद्रास को चुना है, कंप्यूटर साइंस इन्हें मिला है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली हर्षवर्धन जोधपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर के अंदर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी ऑनलाइन से, अनअकैडमी से, ठीक है, और पूरी तरह से अनअकैडमी पर ही इन्होंने पढ़ाई करी, और उस पढ़ाई के ही दम पर इन्होंने अपनी रैंक 160 लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के अब मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ही स्ट्रेटजीज देता रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं। तो इन्होंने आखिर कैसे पढ़ाई करी, वो मैं 1-to-1 कन्वर्सेशन से पूछता रहूँगा। आपके सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे, मैं सिर्फ एक माध्यम होऊंगा, ठीक है। चलिए हर्षवर्धन, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपकी जर्नी अनअकैडमी से कैसे जुड़ी। अनअकैडमी की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि शुरुआत से तो मैंने जोधपुर में ही लोकल कोचिंग था, वहाँ मैं एनरोल हो गया था और वहाँ पर क्लासेस चल रही थी। बट मेरा जो कज़न है सिद्धार्थ जैन, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अनअकैडमी पे आओ, जो न्यूक्लियस पैनल जो पढ़ा रहा है। तो उसके थ्रू मुझे ये पता पड़ा, और फिर मैंने इनिशियली इनके यूट्यूब पर भी लेक्चर्स देखे थे जो टीचर्स आए थे पढ़ाने। और फिर मैंने जब अनअकैडमी प्लस पे लेक्चर्स देखे, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कंटेंट वहाँ जो डिलीवर हो रहा है और यहाँ हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर मैंने डिसाइड करते करते मुझे थोड़ा टाइम हो गया, बट सितंबर तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब सिर्फ अनअकैडमी प्लस से ही कंटिन्यू करना है। वेरी गुड। तो देखिए दोस्तों, आपका समय जो अभी चल रहा है, उस समय की हम बात करें तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो और अप्रैल से चालू कर दिया हो या अप्रैल से पहले से चालू कर दिया हो। यही हर्षवर्धन सिंह डागा आपको बता रहे हैं। हर्षवर्धन डागा ने क्या बताया कि सितंबर से इन्होंने डिसाइड किया कि अब इन्हें पढ़ाई करनी है, और सितंबर से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है। तो हर्षवर्धन, सबसे पहली बात तो कि आपने जब कंटिन्यू किया तो आपको इस तरह का कोई डाउट नहीं आया कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सब, दुनिया ऑफलाइन पढ़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कुछ डर तो नहीं लगा कुछ? जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो ऑफ़लाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन नया था, तो ऐसा डर तो था कि मतलब जो मैं पाथ चूज़ कर रहा हूँ सही है या नहीं। बट टीचर्स और पेरेंट्स ऐसा मोटिवेट करते थे कि जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो मैटर नहीं करता, डेडिकेशन मैटर करता है। तो उस मोटिवेशन ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। देखिए, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डिलीवर आपको ऑफलाइन में हो रहा हो चाहे ऑनलाइन हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑफलाइन में ये थे ऑलरेडी, पर इन्होंने यूट्यूब पर देखा, उसके बाद इन्हें कंटेंट कंपैरिजन में पता चला कि नहीं, यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है वो ज़्यादा वैल्यूबल है, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये कंटिन्यू ऑनलाइन अनअकैडमी से ही करेंगे। तो बेसिक जैसे बच्चों के डाउट्स होते हैं, पहला, कितने घंटे पढ़ते थे भैया? शुरुआत में तो मैं कम ही पढ़ता था, 7 to 8 आवर्स पढ़ता था इंक्लूडिंग क्लासेस। बाद में जाके धीरे धीरे मैंने इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ कर करके 13.5 तक चला गया था। देख सकते हैं आप, पहला डाउट, कितने घंटे पढ़ते हैं टॉपर? देख लो आप, 7 से 8। वर्ड ध्यान से सुना, इंक्लूडिंग कोचिंग। तो आप डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक और बात बोली, लास्ट तक आते आते 13.5।
जो कि अपन बोलते हैं कि 4.5 घंटे फिजिक्स, 4.5 घंटे केमिस्ट्री, 4.5 घंटे मैथ्स को देने चाहिए आफ्टर कंप्लीशन कोर्स। तो वही स्ट्रैटेजी इन्होंने भी फॉलो करी कि 4.5 घंटे के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को दिया। अच्छा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये बताओ कि होमवर्क किस तरह से मैनेज करते थे, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये है कि होमवर्क कैसे मैनेज करें। होमवर्क के लिए मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया था और तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देता था प्रॉपरली। किसी एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करता था क्योंकि उससे दूसरे सब्जेक्ट्स का होमवर्क लैग कर जाता था। और यही कोशिश करता था कि मैक्सिमम मैं कंप्लीट कर पाऊँ। 100% होमवर्क कंप्लीट हो तो नहीं पाता था, बट ट्राई मेरा यही रहता था कि 100% करूँ, बट 100% हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 100% होमवर्क भी ज़रूरी नहीं होता कि टॉपर 100% होमवर्क करते हैं। जैसा कि मैं हर बार अपनी क्लास में बोलता हूँ कि भाई जितना हो रहा है उतना कर लो। तो आपका ये डर भी ख़त्म हो गया कि अगर किसी का 100% होमवर्क नहीं है तो उसकी अच्छी रैंक नहीं आ सकती। प्लीज़ ये डर हटा लो। अच्छा, एक बात बताओ हर्षवर्धन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों को रहता है कि अगर बैकलॉग कभी हो जाए, जैसा कि मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ कि सितंबर में अगर आपने कंटिन्यू किया तो सितंबर से पुराने टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं छूटे हुए थे, तो इसका मतलब तो ये क्लियर है कि इनका भी बैकलॉग रहा होगा। तो सबसे बड़ा दर्द आज के बच्चों का, ऑनलाइन के बच्चों का, बैकलॉग कैसे कवर करें प्लीज़। बैकलॉग के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई क्योंकि बैकलॉग मेरा इतना कम नहीं था कि मैं उसे 1-2 हफ्ते में निपटा सकूँ। बैकलॉग 2-3 महीने तक का था। जो कंटेंट मैंने पहले पढ़ा था और मुझे अनअकैडमी से भी एक बार पढ़ना था क्योंकि लेवल का बहुत डिफरेंस था, तो मैंने लाइव को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी बैकलॉग जो पीछे था उससे, क्योंकि लाइव में आप फटाफट कवर अप कर सकते हो। जो टॉपिक रिलेटेड होते थे उनका मैं पहले बैकलॉग क्लियर करता था और फिर लाइव में आता था। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही सब क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे करके करता था। जैसे संडे को कभी ब्रेक मिल गया या कभी टीचर ने ऑफ ले लिया तो उसका ब्रेक मिल गया, उस टाइम में मैं कोशिश करता था कि मैं मेरे बैकलॉग को कवर करूं और लाइव को मैं अफेक्ट नहीं होने देता था। बैकलॉग को पैरेलली करता था, लाइव को बिना अफेक्ट करे। देखो वही वाली बात जो हम हमेशा कहते हैं कि बैकलॉग भी दो तरह का होता है, एक ओल्ड और एक करंट। तो करंट बैकलॉग को इन्होंने पहले क्लियर किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइव जो क्लास है उसको कभी मिस नहीं किया। ठीक है, तो लाइव क्लास को अफेक्ट नहीं किया, इसी का रीज़न है कि 160 रैंक आई। तो जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, जितने भी बच्चे जो अपना ज्ञान लगाते हैं कि रिकॉर्डिंग से जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और जल्दी जल्दी कवर करके रैंक लेकर आ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। लाइव क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वही आपकी सिलेक्शन की सबसे बड़ी नींव होती है। चलिए, तो कम से कम ये बात तो मेरी सही साबित हो रही है कि टॉपर्स का भी बैकलॉग होता है। कई बच्चे हंसते हैं जब मैं क्लास में बोलता हूँ, शायद तुम्हारी क्लास में भी मैंने बोला होगा कि अरे टॉपर्स के भी होते हैं रे बैकलॉग यार। तो कम से कम ये देख सकते हैं, लेकिन बैकलॉग होना इज़ इम्पॉर्टेंट नहीं, बैकलॉग होना से नहीं, बैकलॉग को कवर करना इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपसे कवर हो जाए। अगला एक डाउट होता है कि जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं, सबसे बड़ा दुख, उस समय अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होने लगता है, डर लगने लगता है कि कहीं हमसे होगा या नहीं होगा। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आप हमसे शेयर करेंगे बच्चों को कि कभी आपका ऐसा हुआ हो कि टेस्ट में नंबर कम आए हो और आपको बहुत ही अजीब सा फील हुआ हो? तो मतलब वो एक थोड़ी सी स्टोरी आप कुछ अपना शेयर करें, इंसिडेंट को शेयर करें, एक्सपीरियंस को शेयर करें। टेस्ट में जब शुरुआत में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तब मेरा कोर्स इतना हुआ नहीं था, तो नंबर कम आते थे और वो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता था क्योंकि कोर्स नहीं हुआ था। तो मैं उस बेसिस पे जज करता था कि मुझे कितना आता है और मैंने कितना परसेंट कर लिया जितना आता है उतने में से। बट एक बार ऐसा हुआ था कि जब मेरा फुल कोर्स कंप्लीट हो गया था और जेई मेंस जस्ट ख़त्म हुआ था 1, तो उसके बाद मैंने एडवांस की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मेंस का रिज़ल्ट अच्छा आया था, तो उसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट एडवांस पैटर्न का टेस्ट दिया वो बहुत ख़राब गया था। उसमें मेरे 171 आए थे 360 में से। तो ये अभी तक का लोएस्ट था जो मैंने रिवीजन में स्कोर अचीव किया था। तो उससे बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ, बट उस पेपर से सीखने को भी बहुत मिला, ये पॉजिटिव बात थी। देखिए जो इन्होंने बोला उसमें सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी, मैं अपना उसमें इनपुट शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जो पेपर ख़राब हुआ इनसे उन्होंने क्या बोला, सीखने को काफ़ी कुछ मिला। तो यानी कि जितने भी पेपर आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं, आप ये उनसे सीखने की हैबिट बनाएं। आप ये ट्राई करें कि आपको उनसे सीखने को मिल रहा है। आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ें, जो भी कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उनसे आप सीखें ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो। अच्छा, एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जैसे आज अगर हम बात करें तो आज हमारे पास 16 अक्टूबर हो रही है, आप मिलने आए हैं, दिवाली की छुट्टियां आने वाली हैं। सबसे बड़ा दर्द कि आफ्टर दिवाली
हम कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई को, क्योंकि उसके बाद कई सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो दिवाली के बाद क्या अपनी स्ट्रेटजी रखी है आपने, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं और कैसे मैनेज करें वो स्टडी को। जो दिवाली ब्रेक्स मिलते हैं उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं मेरा जो पुराना बैकलॉग है उसको कवर करूं। मैंने एक दिन एंजॉय किया था बस, जो मेन था। उसके अलावा मैंने मेरे बैकलॉग्स पर ही फोकस किया। और दिवाली के बाद जो ठंड का टाइम शुरू हो जाता है उसमें टीचर्स पहले से ही वार्न कर देते हैं कि बच्चे बहुत आलसी हो जाते हैं, इसमें या तो कोई आगे निकल जाता है या कोई बहुत पीछे चले जाता है। तो उसके कारण थोड़ा सा डरा हुआ था और उसके कारण मैंने पढ़ाई करी, तो सब स्मूथली चल गया। यानी कि दिवाली की छुट्टी में एंजॉय नहीं करना है, सिंपल लॉजिक बता दिया। देखो इन्होंने पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, जो जो सर लोग बताएं, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा ना, सर लोगों ने बताया वही मैंने फॉलो किया। उन्होंने वार्न कर दिया था कि अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आप आगे हो जाएंगे, और अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, एक और बहुत बड़ा दर्द जो मुझे भी है, दिवाली के बाद पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर बोर्ड आ जाता है। बोर्ड को कैसे हम कवर करें सर? भैया ये बताओ, आप तो बोर्ड प्लस आईआईटी को कैसे मैनेज करें? दोनों ही मैनेज नहीं हो पाती हैं। अगर आप आईआईटी के लिए सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी भी आप साथ साथ में कवर करते होंगे। फिज़िक्स में और मैथ्स में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो पैरेलली हो जाती है। फिज़िक्स के लिए मैंने एक हफ्ते पहले थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था पहले से पढ़ना, तो फिज़िक्स और मैथ्स की प्रैक्टिस के थ्रू हो गया था, क्योंकि मैथ्स की मैंने पहले से प्रैक्टिस करी हुई थी। तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आपके 3 सब्जेक्ट्स तो यूँ ही हैंडल हो गए। फ़िज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश की बात करें तो मैंने उनको उसी टाइम पढ़ा था, और एक हफ़्ता पहले रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा दे के कोशिश की थी कि पहले जितना हो सके कर लूँ, बाकी तो उस टाइम जो ब्रेक था उसमें मैंने कर लिया। और अच्छा खासा ब्रेक होता है तो उस टाइम आप कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग जेई। वाह, वेरी गुड। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि अगर हम चाहें तो हमारा ऑलरेडी तैयारी चल रहा है बोर्ड का। जैसा भैया ने बताया कि भाई फिज़िक्स हम पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स हम पढ़ ही रहे हैं, केमिस्ट्री में थोड़े बहुत चैप्टर्स आपको टीचर्स ऑलरेडी बता देते हैं कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो एनसीईआरटी से। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा होता है, बस साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा परेशान हैं कि भाई बोर्ड है, आईआईटी है, कैसे मैनेज करेंगे। तो वो चीज़ें आपको साइकोलॉजिकली हैंडल करनी है अपने आप ही, अपना अपना कॉन्फिडेंस बनाते हुए कि यार नहीं, हम कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहता है। बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि एनसीईआरटी का कैसे करें, क्या करें, कितना करें, करें या ना करें, कि छोड़ दें, कितने % करें। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी को लेकर के आपने क्या प्लानिंग की थी वो भी बताओ। स्पेशली आईओसी का एनसीईआरटी में बहुत रोल रहता है, एक्सेप्ट सॉल्ट एनालिसिस जो भी मेंस और एडवांस्ड के सिलेबस में है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के। तो मैंने आईओसी के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। और अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो आपकी पैरेलली बोर्ड की तैयारी भी हो रही है, तो एनसीईआरटी एक कंपल्जन की तरह है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और आजकल जेईई मेंस में भी डेटाबेस जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं। तो बेस्ट बुक अगर आपको रेफ़र करनी है तो एनसीईआरटी ही है वो। अच्छा, एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टोटल नंबर कितने आए थे, ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स में, मैथ्स में और केमिस्ट्री में कितने आए थे, और फिर मैं आपसे पूछूं कि केमिस्ट्री का क्या रोल रहता है, क्योंकि जो हम चैनल अभी बात कर रहे हैं वो जेईई केमिस्ट्री चैनल, तो क्या केमिस्ट्री का रोल रहता है वो थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन करें, और आपकी आईआईटी के अंदर भी क्या रोल रहा केमिस्ट्री का वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मेरा टोटल स्कोर जेईई एडवांस 2022 में 226 था, जिसमें मैथ्स में 75 थे, फिज़िक्स में 70 थे, और केमिस्ट्री में मेरे 81 थे। केमिस्ट्री का रोल पेपर में रहता है, क्योंकि केमिस्ट्री टाइम सेव कर देता है, बट टाइम सेव करता है उसके साथ नंबर भी दिलाता है। बट ये गलत धारणा है कि अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका आईआईटी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करोगे तो उससे इतना अच्छे जो स्कोर है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। कुल मिला के जो हम क्लास में बोलते हैं भाई, वही सिंपल बात कि तीनों सब्जेक्ट ध्यान देना है, तीनों को बराबर पढ़ के जाना है। और केमिस्ट्री का रोल एक होता है जल्दी करने से आपका टाइम बचता है, वो टाइम आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प करता है। तो केमिस्ट्री का रोल इसलिए बढ़ जाता है, और रोल बढ़ने का एक रीज़न ये भी है कि अगर आपको सवाल आता है तो आपसे सवाल होता है, नहीं आता तो छूट जाता है, आपका टाइम कंज्यूम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़कर जाएंगे तो सवाल हो जाएगा, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जेईई केमिस्ट्री चैनल आप सबको पता है कि आपकी
इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक भैया से एक टिप्स लेके जाएं कि अब जेई 2023 को हम क्या वर्ड ऑफ विजडम देंगे, या क्या हम स्ट्रेटजी या क्या एक मोटिवेशन देके जाएं, ताकि वो भी अगले साल आपकी तरह यहाँ करके अच्छी रैंक लाएं और अपना इंटरव्यू दें इस चैनल को। जेई 2023 के लिए सेल्फ मोटिवेशन तो यही होना चाहिए कि अगर रिज़ल्ट आने के बाद टीचर्स के साथ मिलने का मौका मिलता है, जैसे मैं कहीं और टीचर से मिला हूँ, आपसे मिला हूँ, वो बात होती है, मतलब आप अलग ही लेवल पे होते हो, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोग आपको ग्रीट करने आते हैं। उस दिन का अगर आप सोचोगे कि वो कितना अच्छा दिन होगा, उस दिन के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई इस दिन के लिए अपने को काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, मोटिवेशन आपको सेल्फ लेना है, जैसे इन्होंने लिया कि मुझे जाके अपनी रैंक टीचर्स को बतानी है, उन्हें गिफ्ट देना है, उनसे बात करनी है, उनसे मिलना है। कैसे लगते होंगे वो, कैसे दिखते होंगे वो, जैसा कि अभी हर्षवर्धन ने मुझे देख के बताया, सर यू आर टोटली डिफरेंट, क्लास में जैसे दिखते हो वैसे अभी नहीं दिख रहे हो आप। और इन्होंने बहुत जल्दी पहचान भी लिया कि सर आपकी तबीयत ख़राब है आज, बताइए आप, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने तुरंत पहचान लिया मेरे से बात करते हैं कि सर आपकी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ। तो ये जो एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, ये सेल्फ मोटिवेशन ही आपको आईटी में अच्छी रैंक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करने पड़ेगा। वो मोटिवेशन चाहे अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लाएं, चाहे आप अपने टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाएं, बट लाएं ज़रूर। बिना मोटिवेशन के, बिना स्ट्रेटजी के आप अच्छी रैंक नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम एंड करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आईटी चेन्नई के अंदर ये टॉप करते रहें। आगे जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो तो हमसे मिलने ज़रूर आते रहें, आप लोगों को भी गाइडेंस देते रहें, और ये उन सभी चीज़ों को प्राप्त करें जिनकी ये इच्छा रखते हैं, ईश्वर उन्हें पूरा करने में इनकी मदद करे। और ये भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं, तो एंड पॉइंट पर इनसे भी पूछते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द 2023 एस्पिरेंट्स, एंड आप अच्छा करोगे और मेरे से अच्छी रैंक लेकर आओगे। बिल्कुल, डेफिनेटली लेकर आएंगे और यहाँ इंटरव्यू देने भी आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से। लेट्स क्रैक इट, जोर से, ऐसा नहीं, लेट्स क्रैक इट, क्रैक इट, ठीक है।